वेलकम एवरीवन। ओके शिवम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एमपी टेट CDP 30 क्वेश्चन सीरीज का यह 15 पार्ट है। इसके पहले हमने 14 पार्ट करा दिए हैं और अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाके देखिएगा ओके शिवम चैनल पे। और साथ ही अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो इस पेपर को देखने से आपका जो CDP सेक्शन होगा तो उसमें 30 में 30 लाने के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं यहीं से। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि को शुरू में उसकी डॉट आयु से विभाजित उस व्यक्ति की डॉट आयु के अनुपात से दर्शाया जाता है। यानी यहाँ आपको ये बताना है कि बुद्धि लब्धि का फार्मूला के आपको पूछ रहा है यहाँ पे, यानी IQ इक्वल टू क्या होता है। तो आपको पता होगा IQ इक्वल टू MA यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये आपका IQ का फार्मूला होता है। तो इसमें देखिए कौन सा सबसे उपयुक्त होगा ऑप्शन में। यहाँ पे देखिए किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि को शुरू में उसकी मेंटल एज कहाँ पे है, ये रहा मानसिक, और उसके बाद मानसिक आयु से विभाजित उस व्यक्ति की कालानुक्रमिक यानी जो वास्तविक आयु है, यानी उसकी जो उस समय तत्कालीन एज होगी के अनुपात से दर्शाया जाता है। तो इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा, यानी पहले का आंसर 4। सेकंड देखिए, हृदय विकार के साथ कौन सी आनुवांशिक समस्या है। हृदय विकार के साथ आनुवांशिक समस्या को आपको बताना है, यानी जेनेटिक प्रॉब्लम विथ हार्ट डिफेक्टेड। तो क्या टर्नर सिंड्रोम्स, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म या ADHD। तो देखिए डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें आपको आनुवांशिकता से इसमें पूछ दिया है इन्होंने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है कि यह मेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसमें क्या होता है कि 21 जो गुणसूत्र होता है उसमें डिफेक्ट होता है, इस वजह से ये डाउन सिंड्रोम पाया जाता है। तो जो सेकंड का आंसर हो जाएगा सेकंड। इस तरह से आप ये देखिए काफ़ी इजी ये लोग पूछ रहे हैं और इससे आप लोग जितना भी रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आप CDP के करीब जाएंगे और आपका प्रमुख उद्देश्य है 30 में 30 लाना। तो चलिए फिर से देखें, थर्ड क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है। आपको उस आयु सीमा को बताना है जो प्रारंभिक अर्ली चाइल्डहुड माना जाता है। अर्ली चाइल्डहुड कब माना जाता है, 7 to 11 टाइम पीरियड, या फिर जन्म से 2 साल तक, या फिर 3 से 12 यानी 3 to 12, या फिर 2 to 6। तो जो देखिए इसमें प्रारंभिक बचपन है अर्ली चाइल्डहुड, तो माना जाता है 2 to 6, नहीं हाँ 2 to 6। थर्ड का जो आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ देखिए, वर्तमान में पहने जा रहे जूते की एक नई जोड़ी से जूते के काटने का दर्द किसका उदाहरण है। तो आप देखिए वर्तमान में पहना जा रहा है, एक जूता आप पहन रहे हैं और वो पहन रहे हैं वर्तमान की बात की जा रही है। तो जूते के काटने का दर्द किसका एक उदाहरण हो सकता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, या इमीडिएट मेमोरी, या फिर सेंसरी मेमोरी। तो दीर्घकालीन स्मृति, प्रासंगिक स्मृति, तत्काल स्मृति, संवेदना स्मृति। देखिए वर्तमान में कोई भी चीज़, मेमोरी के कई पार्ट होते हैं, जो वर्तमान में कोई भी चीज़ घटना घटित होती है उसको किस मेमोरी के अंतर्गत माना जाता है, इमीडिएट मेमोरी, तत्कालीन स्मृति। जो 4 का आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। 5 देखिए, पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी, ये रहा, को मूल रूप से उरी ब्रूनर ने तैयार किया था। 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, प्रभावशाली अवधारणा, या फिर मानव विकास, या फिर मानव पारिस्थितिकी, या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो इसमें आंसर जो होगा उरी ब्रूनर महोदय ने जो दिया था, तो ह्यूमन इकोलॉजी,
या इन्वायरमेंट से रिलेटेड 4-5 स्टेप में अपना एक थ्योरी दिए हैं। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। काफ़ी फेमस है, इनको ध्यान रखिएगा, ब्रोनफेल्ड ब्रूनर। कई बार नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, इनको इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। ये फिर नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है। तो कौन सा नेस्टेड? ह्यूमन इकोलॉजी। थर्ड जो आंसर हो जाएगा 5 का। 6 देखिए, नए लक्ष्यों की ओर ऊर्जा या उन आक्रामक लक्ष्यों को पुनः निर्देशित करना जो अक्सर कलात्मक, बौद्धिक या सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं, क्या कहलाता है? सब्लिमेशन यानी उदात्तीकरण, कंपनसेशन प्रतिकरण, या फिर एफिलिएशन यानी संबंधन, या फिर रेशनलाइजेशन यानी युक्तिकरण। तो जो लक्ष्यों की ओर या ऊर्जा उन्मुख हो रही है, पुनर्निर्देशित हो रही है, अक्सर कलात्मक, बौद्धिक, सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं, तो वह हमेशा सब्लिमेशन, उदात्तीकरण। सब्लिमेशन का मूल रूप से क्या है? ऊर्ध्वपातन। क्योंकि यहाँ पे देखिए, नए लक्ष्यों की ओर ऊर्जा या उन आक्रामक लक्ष्यों को पुनः निर्देशित करना, यानी एक तरह से रिवर्स हो सकता है। आपकी जो मेंटली डेवलपमेंट है, वो किसी चीज़ को जो भी आपकी धारणाएं हैं उसमें एक सही तरीके से मोड़ लाया जा सकता है। तो उदारीकरण है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में आप देखेंगे कि जल ठोस में भी जाता है, फिर गैस में भी बदल सकता है। इस तरह से जो 6 का आंसर होगा पहला हो जाएगा। 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? पाठ्यक्रम रूपरेखा को तैयार करने की कौन सी एजेंसी है? एनसीईआरटी, न्यूपा, या फिर एनसीटी, या फिर आरसीआई? तो देखिए, एनसीईआरटी है जो कि आपके राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को तैयार करती है। इसका फुल फॉर्म में भी नाम में ही झलकता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, देखिए, पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करने का काम प्रमुख एजेंसी के रूप में इसी को जाना जाता है। और जो न्यूपा है वो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये प्लानिंग से संबंधित एजेंसी है न्यूपा। और एनसीटी है नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो ये तो सब जानते होंगे। आरसीआई भी जान लीजिए, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि इससे कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं इस क्वेश्चन से। तो जो 7 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 8 देखिए, तत्परता का नियम अधिगम से पूर्व की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। तत्परता का नियम जो है अधिगम से पूर्व यानी बिफोर लर्निंग, तो किसकी आवश्यकता पर प्रभाव डालेगा? एक्सपीरियंस यानी अनुभव, रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन, प्रैक्टिस यानी अभ्यास, या फिर मैच्योरेशन परिपक्वता। तो तत्परता का नियम जो है तो परिपक्वता यानी मैच्योरेशन की आवश्यकता पर प्रभाव डालता है। 8 का आंसर जो हो जाएगा 4। 9 देखिए, चंकिंग पर मिलर के सिद्धांत के अनुसार मैजिक नंबर क्या है? पहले तो चंकिंग है क्या? चंकिंग इन्होंने कई बार पूछा है, पिछले पेपर में पूछा है। चंकिंग क्या है? जो मेमोरी आपके डाटा को स्टोर करती है, तो उसको कई पार्ट में, पहले उसको खंडों में, छोटे छोटे पार्टों में तोड़ के रखती है, उसी को चंकिंग प्रोसेस बोला जाता है। और मिलर महोदय ने इसको जो है इसका एक मैजिक नंबर दिया। मैजिक नंबर किसके रूप में निरूपित किया? 7 + -2, 7 प्लस या फिर -2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4, 9th का 4। 10 देखिए, नृत्य प्रदर्शन के दौरान गार्डनर के किस प्रकार के बहुबुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है? यानी गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को डांस परफॉर्मेंस द्वारा किस स्टेप को यूज किया जाता है, किस उनके टाइप्स को यूज किया जाता है, उनको जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। तो गार्डनर महोदय ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के 9 पार्ट दिए हैं, जिसमें से अलग अलग पार्ट हैं। इसमें 4 पार्ट दिखाए गए आपके ऑप्शन में। देखिए, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी प्राकृतिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, या फिर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, या फिर बॉडली काइनेस्थिक इंटेलिजेंस। तो जो प्राकृतिक बुद्धि होती है तो आपको आपके जन्म या नेचर से, आपके व्यवहार हाव भाव से, चीज़ों से रिलेटेड होती है। अंतरावैयक्तिक यानी स्वयं के बारे में जानने, स्वयं के बारे में, अपने पर्सनालिटी, अपने मैच्योरिटी, या फिर अपने हॉबी वगैरह की चीज़ों को एनालिसिस करने की अंतरावैयक्तिक होती है। लिंग्विस्टिक में भाषागत आप में स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसमें आप बोलने में प्रखर होंगे, भाषण जैसे नेता लोग होते हैं।
तो इसका जो थर्ड होगा। फोर्थ में बॉडली काइनेटिक इंटेलिजेंस, इसमें देखिए शरीर से रिलेटेड आपकी जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई, जैसे डांस वाले लोग हो गए, नृत्यांगनाएँ हैं, जितने भी लोग होते हैं, तो इसमें भी देखिए नृत्य प्रदर्शन के ही दौरान पूछ रहा है, तो 10th का जो आंसर होगा 4 हो जाएगा। 11 देखिए, स्नायु यानी न्यूरोटिज्म अनुभव में व्यक्ति को सर्वाधिक क्या अनुभव कराता है? तो जो न्यूरोटिज्म एक्सपीरियंसेस है वो है किस क्षेत्र में? तो यह जो है तो पर्सनालिटी ट्रेट के 5 जो प्रमुख स्टेप हैं उसमें का एक पार्ट है न्यूरोटिज्म। और व्यक्ति का सर्वाधिक अनुभव होता है, तो ऑप्शन है अनकंट्रोलेबल हैप्पीनेस, मिक्स्ड इमोशंस, हाई स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, पॉजिटिविटी यानी अनियंत्रित प्रसन्नता, मिश्रित भाव, उच्च तनाव और घबराहट, या फिर सकारात्मकता। तो स्नायु अनुभव में व्यक्ति को सर्वाधिक अनुभव होगा हाई स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी यानी घबराहट, तनाव, वरी, चिंता, इससे ये सब चीज़ें होती है न्यूरोटिज्म से। यह भी डिसेबिलिटीज़ का ही एक पार्ट है। 11th का जो आंसर होगा 3rd हो जाएगा। 12th देखिए, एक शिक्षक के रूप में समस्याग्रस्त स्थिति में छात्रों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? आप एक टीचर हैं, समस्याग्रस्त छात्र की स्थिति में छात्रों की मदद करने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? इनाम देकर, दंड देकर, या फिर बाय प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन, आप उसका समाधान बता दें तो उससे समस्या का समाधान हो जाए, या फिर हल करने के लिए इसी प्रकार की समस्या, या फिर सिमिलर एक और प्रॉब्लम उसी जैसा दे दें जिससे कि उसका जो माइंड है थोड़ा सा डाइवर्ट हो, उसी चीज़ को करने में थोड़ा सा आसान महसूस करे, फील गुड। 12 का जो आंसर हो जाएगा 4 होगा। 13 देखिए, बच्चे तकरीबन इस आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। किस एज से पीयर ग्रुपिंग इन्फ्लुएंसेस अराउंड द एज ऑफ 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, 6 ईयर्स? तो जो चिल्ड्रन होते हैं 3 साल से वो ग्रुप का मतलब उनको फीलिंग आने लगती है, वो ऐसा लगता है कि उनका एक ग्रुप है चिल्ड्रन का आपस में। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा 3rd। 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चलन स्मृति यानी वर्किंग मेमोरी कौन सी की विशेषता नहीं है? आपको ध्यान रखिएगा, नहीं कई बार क्वेश्चन गलत करा देता है। तो वर्किंग मेमोरी की विशेषता नहीं है। इट इन्वॉल्व्स रिहर्सल यानी इसमें रिहर्सल शामिल है, यह स्थायी है, यह सक्रिय है, इसमें जोड़ तोड़ शामिल है। तो वर्किंग मेमोरी में रिहर्सल शामिल होता है क्योंकि वर्क कर रही है उस टाइम में। यह स्थायी है, स्थायी। अब चूँकि नेगेटिव की बात की जा रही है तो यह स्थायी नहीं है। तो वर्किंग मेमोरी जो है तो स्थायी नहीं होती है, पार्ट टाइम कुछ समय के लिए होती है, फिर उसके बाद फिर उसका कई पार्ट होते हैं, पार्ट के रूप में वो डाटा को कलेक्ट करती है, फिर उसके बाद स्टोर करती है, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इस टाइप की। तो जो 14 का आंसर हो जाएगा 2nd होगा। 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन है? आपको लर्निंग का अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन बताना है। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लर्निंग, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स थ्रू लिसनिंग टू द टीचर्स, यानी शिक्षक को सुनने के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया। मूल संस्मरण के माध्यम से तथ्यों और जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया। पढ़ने और लिखने के लिए जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया। अपने विचारों, अनुभवों, अध्ययन, इंद्रियों और साझाकरण के माध्यम से ज्ञान, कौशल और निपटान प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कर रहा है इसमें से? हालांकि इसमें देखिए सारे ऑप्शन सही होंगे, लेकिन सबसे उपयुक्त इसमें बताना है क्योंकि करेक्ट आंसर सबसे उपयुक्त चूज किया जाएगा। तो अपने अनुभवों, अपने विचारों, अनुभवों, अध्ययन, इंद्रियों और साझाकरण के माध्यम से ज्ञान, कौशल, निपटान प्राप्त करने की प्रक्रिया जो होती है अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। 15 का जो आंसर होगा 4 हो जाएगा। 16 देखिए, मनोवैज्ञानिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा चरण बचपन में नहीं होता है? यानी इन चाइल्डहुड पीरियड में कौन सा स्टेप नहीं होता है? मनोवैज्ञानिक का चरण दिया किसने है? एरिक एरिक्सन महोदय ने इसको दिया था। 8 स्टेप हैं इसके टोटल, और इन 8 स्टेपों में आपको कुछ स्टेप यहाँ पे दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सी है चाइल्डहुड यानी बचपन की अवस्था में नहीं होती है। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, स्वायत्ता बनाम शर्म। तो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम जो होती है
यह 1 to 3 ईयर होती है। 1 साल से 3 साल के बच्चों में ये लक्षण पाए जाते हैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये इनका फर्स्ट स्टेप है, ये इन्फेंसी स्टेज कहलाती है, 0 to 1 ईयर। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, अंतरंगता बना अलगाव, तो ये स्टेज जो है तो बचपन की अवस्था नहीं आई, ये आपकी बाई 22 ईयर्स से 40 ईयर तक के आप बीच में ये स्टेज आती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये थर्ड होगा। फोर्थ भी देख लीजिए, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, तो ये जो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होती है तो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम के जस्ट बाद, ये थर्ड स्टेप है, और इसकी जो एज है 3 to 6 ईयर। 16 का जो आंसर होगा, 16 का आंसर थर्ड हो जाएगा यहाँ पे। ये बचपन अवस्था में नहीं होती बल्कि 22 to 40 ईयर्स के बीच में होती है अराउंड। 16 का जो आंसर है थर्ड। 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विचार मूर्त रूप लेता है जब अनुभव के माध्यम से व्यक्ति सीखता है? ऐसा कौन सा विचार है जो मूर्त रूप लेता है, यानी इंडिविजुअल लर्न्स थ्रू एक्सपीरियंसेस, तो यूनिवर्सलिटी या फिर नेचर यानी प्रकृति का, या नर्चर या आपके पालन पोषण के दौरान या आपके सेंसेशन से जो होता है, या फिर डिटर्मिनेशन यानी नियतिवाद। तो जो नर्चर वाला पोषण के दौरान जो आपके विचार होते हैं, या फिर आपकी अवधारणा, आपके सेंसेशन टच करके फील करके जो अनुभव करते हैं, तो विचार जो होता है मूर्त रूप लेता है वही आगे चल के। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा थर्ड होगा। 18 देखिए, बच्चे में शारीरिक विकास निम्न आयु सीमा में धीमा हो जाता है। किस आयु वर्ग में वह उसका जो विकास होता है फिर धीरे धीरे, पहले काफ़ी तेज होगा, फिर धीरे धीरे उसका जो विकास होगा, विकास की प्रोसेस थोड़ा धीरे हो जाएगी, लेकिन रुकेगी नहीं, यह जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। तो ऑप्शन है 6 to 9 ईयर्स, 3 to 4 वर्ष, या 5 to 6 वर्ष, या फिर 4 to 5 ईयर। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा 5 to 6 ईयर के दौरान ये जो डेवलपमेंट होता है तो इसका प्रोसेस थोड़ा धीरे हो जाता है, शुरुआत में तेज़ी फिर उसके बाद धीरे। 19 देखिए, शब्दों की भाषा इसके लिए आवश्यक नहीं है। किसके लिए आवश्यक नहीं है? कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, वैचारिक चिंतन, परसेप्चुअल थिंकिंग, अवधारणात्मक चिंतन, इमेजिनेटिव थिंकिंग, कल्पनाशील चिंतन, या एसोसिएटिव थिंकिंग, साहचर्य चिंतन। तो शब्दों की भाषा के लिए जो थिंकिंग है, आपके लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं है। तो इसका जो 19 का आंसर हो जाएगा इमेजिनेटिव यानी कल्पनाशील चिंतन। 20 देखिए, पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया, जबकि वाइगोत्स्की ने इसके महत्व का कारण बताया। तो किसके महत्व का कारण बताया? पियाजे महोदय जो थे वह जैविक कारकों पे का महत्व दिए, जबकि वाइगोत्स्की ने सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क को के महत्व को बताया। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा सेकंड होगा। 21 देखिए, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सबसे संभावित कारक जो उन्हें प्रभावित कर रहा है वह क्या है? व्यक्तिगत आवश्यकताएं, क्या वंचित वर्गों के लिए बच्चे जो हैं तो जो सबसे कठिनाई लर्निंग के दौरान जो कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो सबसे संभावित कारक क्या हो सकता है? व्यक्तिगत आवश्यकताएं, नींद की कमी, तनाव, या फिर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज यानी संज्ञानात्मक क्षमता। तो देखिए, जो अभाव है लर्निंग का, तो इंडिविजुअल नीड, चूँकि वंचित वर्ग के बच्चे हैं तो उनमें उनकी जो जरूरी आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान है, तो शायद उससे अगर जूझ रहे हों तो इस वजह से उनको लर्निंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल नीड्स, वो अपनी व्यक्तिगत समस्याओं या आवश्यकताओं से थोड़ा सा प्रभावित होते हैं। 22 देखिए, MBTI, ये जो है MBTI यानी व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए MBTI का दृष्टिकोण, तो ये पिछले पेपर कल के पेपर में भी आया था, मैंने वीडियो में कराया है, देखिएगा जाके, नहीं देखा हो तो। MBTI उसमें उन्होंने MBIT पूछ रखा है, गलती थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा होगा, न जानता रहा होगा, तो इसका क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कई बार ये लोग थोड़ा बहुत मिस्टेक करते हैं, हिंदी में भी गलत था, इंग्लिश में भी गलत था।
यहाँ पे इन्होंने सही रखा है, MBTI ही रखा है, और हिंदी में भी MBTI ही लिख रखा है। MBTI है क्या बेसिकली, तो यह पर्सनालिटी ट्रेट से रिलेटेड है। इसका जो फुल फॉर्म है मायर्स ब्रिग्स टाइप्स इंडिकेटर है, और ये यही व्यक्तित्व आपको पर्सनालिटी मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तो इसमें पूछा है कि इसका दृष्टिकोण क्या है, परसेप्शन यानी धारणा, प्रोजेक्टिव, प्रक्षेपी, या स्ट्रक्चर संरचित, या जजिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड यानी संरचित। 23 देखिए, निर्माणवाद का सिद्धांत डॉट डॉट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कंस्ट्रक्टिविज्म वाज प्रोपाउंड बाय, मतलब निर्माणवाद का सिद्धांत किस महोदय ने दिया था। यहाँ पे 4 महोदयों का नाम दिया है, एरिक एरिक्सन, या फिर बंडूरा, लेवाइगोस्की, या फिर कोहलबर्ग। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का जो थ्योरी दिया है तो वाइगोस्की महोदय ने दिया था। 23 का जो आंसर हो जाएगा तो 3 होगा। 24 देखिए, जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है तो उन्हें किस रूप में जाना जाता है। अनुकूलन, एकोमोडेशन, रेप्लिकेशन, प्रतिकृतियन, या फिर एसिमिलेशन, आत्मसात्करण, या रिप्रोडक्शन। तो इसका जो ये वाले 2 स्टेप हैं, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी फेमस हैं, ये कई बार आते हैं। और इसका जो आंसर हो जाएगा तो एसिमिलेशन होगा। नए विचारों को मौजूदा विचारों में जो शामिल करने की प्रोसेस है उसे एसिमिलेशन कहते हैं। डिफिनीशन सीधे सीधे यहाँ पे दिया गया है। 24 का जो आंसर हो जाएगा 3 होगा। 25 देखिए, ड्राइविंग करते समय हमारे फ़ोन का उपयोग करना किस प्रकार के अवधान का एक उदाहरण है। तो आप ड्राइविंग कर रहे हैं और फ़ोन भी यूज कर रहे हैं, तो आपको जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो किस प्रकार का, मतलब जो प्रॉब्लम हो रही है किस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है। सिंगल अटेंशन यानी इससे केवल सिग्नल अटेंशन यानी सिग्नल का अवधान हो रहा है, या फिर डिफ्यूज अटेंशन यानी विस्तृत अवधान है, पूरा ही मतलब डिस्टर्ब हो रहा है आपका। सिलेक्टिव अटेंशन, कुछ आपको दिक्कतें आ रही हैं, या फिर डिवाइडेड अटेंशन, या फिर विभक्त अवधान। तो देखिए, ड्राइविंग करते समय आप ड्राइविंग भी कर रहे हैं, साथ में फ़ोन यूज कर रहे हैं, तो आपका जो ध्यान है 2 पार्टों में बट जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड अटेंशन। 25 का जो आंसर होगा 4 हो जाएगा। 26 देखिए, सीखने की अक्षमता वाले छात्र को स्कूल से संबंधित क्षेत्र जैसे पढ़ना, लिखना, तर्क करना, सुनना, या गणित में महत्वपूर्ण डट होती है। ग्रेस्पिंग यानी समझ, नॉलेज जानकारी, प्रॉब्लम समस्याएं, डिफ़िकल्टीज कठिनाइयाँ। तो सीखने की क्षमता वाले छात्र को स्कूल से संबंधित जैसे पढ़ना, लिखना, तर्क करना, सुनना, या गणित में महत्वपूर्ण कठिनाइयाँ होंगी, समस्याएं नहीं कठिनाइयाँ। इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा 26 का 4 होगा। 27 देखिए, अभिप्रेरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण एक आंतरिक स्रोत पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता है, आंतरिक स्रोत पर आपको बताना है ऐसा कौन सा दृष्टिकोण है जो एक आंतरिक स्रोत पर निर्भर नहीं करेगा। किसके दौरान, अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन के दौरान। मोटिवेशन के दौरान। तो ऑप्शन देखिए, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, ह्यूमनिस्टिक यानी मानवतावादी, या बिहेवियरल यानी व्यवहारवादी, या फिर सोशियो कल्चर यानी सामाजिक सांस्कृतिक। तो अभिप्रेरणा के लिए जो दृष्टिकोण है एक आंतरिक स्रोत पर निर्भर नहीं करेगा, कौन सा ऐसा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिहेवियरलिस्टिक यानी व्यवहारवादी। 28 देखिए, प्रदर्शन में असफलता बच्चे के अधिगम की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि प्रदर्शन में असफलता अगर आपको मिल रही है तो बच्चे के अधिगम की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। देखिए, सक्सेस और फेल्योर दोनों ही पार्ट ऑफ आपके लाइफ का होता है, तो उसमें आपको यही बताना है कि यह आत्म जागरूकता विकसित करने में मदद करता है। असफलता जो है तो क्या करती है, यह बच्चों को बुरे अनुभवों के लिए तैयार करता है, यह पुनः परीक्षा में छात्र की मदद करता है, या फिर यह बच्चों को समझने के लिए सशक्त बनाता है, जोखिम या बनाता है कि जोखिम बड़ा या छोटा लेना उनके अधिगम के पथ में महत्वपूर्ण है। तो यही सबसे उपयुक्त आंसर लग रहा है। 28 का जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। 29 देखिए, लारा एक स्प्रेडशीट डिजाइन करती है। स्प्रेडशीट आप लोगों ने देखा होगा, ये सब स्प्रेडशीट होता है,
सब डिजाइनिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है। तो यह कथन अभिरुचि परीक्षण की किस विशेषता का सूचक है, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट किस चीज़ का एप्टीट्यूड टेस्ट आपका देख रहे हैं, यानी उसका जो व्यक्तित्व है किस क्षेत्र में डेवलप है। क्लरिकल थिंकिंग कार्यस्थलीय चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग तर्क शक्ति, ऑर्गेनाइजेशनल थिंकिंग संगठनात्मक चिंतन, या फिर न्यूमेरिकल थिंकिंग अंक चिंतन। तो जो स्प्रेडशीट डिजाइन कर रही है तो उसके लिए बहुत सारे लॉजिक लगाने पड़ेंगे, किस चीज़ का कौन से रो में कौन कौन चीज़ों को कौन से डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे उसका तर्क शक्ति का जो है एप्टीट्यूड है 29 का सेकेंड। 13 देखिए, इनमें से कौन सा जीडीडी के लिए कारण है। जीडीडी के लिए कारण क्या हो सकता है। चाइल्डहुड इन्फेक्शन, बचपन का संक्रमण, चाइल्डहुड ओबेसिटी, बचपन का मोटापा, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग सख्त परवरिश, या फिर एक्सेसिव इनटेक ऑफ शुगर एंड एडिटिव, यानी चीनी और एडिटिव्स का अत्यधिक सेवन करना। जीडीडी है क्या, तो ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, इसका फुल फॉर्म जो होगा ग्लोबल डेवलपमेंट डिले जीडीडी का फुल फॉर्म होगा। और इसका जो जीडीडी का एक कारण होगा क्या होगा, इट भी डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें जो हो जाएगा चाइल्डहुड इन्फेक्शन, बचपन का जो संक्रमण होता है, तो आपको ग्लोबल डेवलपमेंट डिले में यह एक इस प्रकार का रुकावट उत्पन्न करता है। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। इस तरह से यह सीरीज़ यहीं पे समाप्त हो रही है। फिर मिलेंगे एक नई सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच।